सक्सेस शॉट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, आज आपको 2 नवंबर से, ठीक है, 8 नवंबर तक के पूरे करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे विद डिटेल। ठीक है, अभी आपने अगर पीछे के हमारे एपिसोड नहीं देखे हो तो देख लीजिए। प्रयास यही रहता है कि जो करंट अफेयर्स आपको दिए जाएं वो इस तरीके रहें और उनके पीछे की जानकारी पूरी दी जाए। ज़्यादा समय ना लेते हुए चालू करते हैं। ये हर वर्ष 1 नवंबर को जो वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है उसके संबंध में बताया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पिराना में गुजरात में कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया, उसके बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी आपको। ठीक है, 1 नवंबर को 69वां स्थापना दिवस मनाता है केरल पिरावी दिवस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। उसके साथ टीपी गोपालन नाम्बियार का 94 वर्ष की आयु, जो बीपीएल के संस्थापक भी रहे हैं, उनका देहांत हो गया। इसके बारे में चर्चा करें, उनकी जानकारी लेंगे। और ब्राज़ील ने ब्रिक्स में जो बेल्ट एंड रोड पहल जो BRI है उसमें शामिल होने से मना कर दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन पर सूचना है। पहले भारत ने इसके संबंध में मना किया था चाइना को। तो आइए चालू करते हैं। ठीक है, इसमें टोटल आपको 15 जो है शॉर्ट्स मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, विश्व शाकाहारी दिवस प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। ये मनाया क्यों जाता है भाई? शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह शाकाहार के मूल सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। इसमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल है। यह व्यक्तियों को पौधे आधारित खाद्य पदार्थों और उत्पादों को चुनकर शाकाहारी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें जानवर शामिल नहीं हैं। तो कुल मिलाकर जो वर्ल्ड वीगन डे है, ये मांसाहार की जगह शाकाहार को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है और इसी उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। इंग्लैंड में स्थापित वेगन सोसाइटी ने अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाने तथा अंग्रेजी में वेगन शब्द को औपचारिक रूप से शामिल किए जाने का जश्न मनाने के लिए 1994 में विश्व शाकाहारी दिवस की शुरुआत की थी। तो यहाँ ये पॉइंट अंडरलाइन करने वाला है, वेगन सोसाइटी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर तथा वेगन शब्द को जो है अंग्रेजी में वेगन शब्द औपचारिक रूप से शामिल किए जाने पर सन 1994 शाकाहारी दिवस की शुरुआत की गई थी। तो ये इतिहास है इसका शाकाहारी दिवस का। और 1 नवंबर की तारीख का ही चयन क्यों किया गया? क्योंकि हैलोवीन और मैक्सिकन डे ऑफ द डेड के साथ ओवरलैप से बचने के लिए किया गया था। तो जो हैलोवीन का जो फेस्टिवल है और मैक्सिकन डे ऑफ द डेड के साथ बचने के लिए उन्होंने 1 नवंबर की तारीख का चयन किया था। दूसरी खबर पर यदि जाएं तो देखिए, अहमदाबाद गुजरात में सबसे बड़े वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का अमित शाह ने लोकार्पण किया। तो अमित शाह तो सभी लोग जानते हैं, गृह मंत्री हैं भारतवर्ष के। और जो वास्टेज है उससे बिजली यानी कि एनर्जी पैदा करने का उन्होंने एक प्लांट का उद्घाटन किया। ये क्या खासियत है इसकी? गुजरात का सबसे बड़ा प्लांट है। ठीक है, PPP के तहत बने इस प्लांट में कचरा से रोजाना 360 मेगावाट बिजली पैदा होगी। 360 मेगावाट बिजली इसके द्वारा पैदा की जाएगी। अगर इसकी डिटेल पर जाते हैं तो देखिए, अहमदाबाद की पीराना रोड पर स्थित अहमदाबाद महानगर पालिका AMC के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के तहत 375 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का लोकार्पण किया। किसने किया? अमित शाह गृह मंत्री जी ने। ठीक है, PPP के तहत बना यह प्लांट जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कोर से संचालित किया जाएगा। यहाँ ये अंडरलाइन करने, किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? जिंदल अर्बन वेस्ट कंपनी के द्वारा संचालित किया जाएगा। इस प्लांट से पैदा होने वाली बिजली गुजरात ऊर्जा विकास निगम को एजेंसी प्रति किलोवाट 6.31 रुपए के हिसाब से बेचेगी। यानी कि जो उत्पादन होगा उसका जो है निर्यात भी किया जाएगा। अब ये खबर अपनी अलग महत्ता रखती। देखिए, केरल के अलावा अन्य राज्य जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक भी अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं भाई? 1 नवंबर को। कब मनाते हैं? 1 नवंबर को। क्यों मनाते हैं, क्या कारण है, इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, केरल ने तो मनाया ही 1 नवंबर को, उसके साथ हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक भी 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आइए जानते हैं। देखिए, केरल दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर पुनर्गठित हुआ था। इसे मालाबार, कोच्चि और
ट्रेवेनकोर के रूप में 3 अलग अलग इकाइयों को जोड़कर बनाया गया था। हालांकि आधुनिक केरल 14 जिलों में विभाजित है और तिरुवनंतपुरम राज्य इसकी राजधानी। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने का एक राज्य है। इस राज्य को गॉड्स ऑफ कंट्री भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, गॉड्स ऑफ कंट्री किसे कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व केरल में राजाओं की रियासतें थीं। हालांकि केरल का इतिहास ईसाई युग तक का है, तो कहीं ना कहीं केरल जो है ऐतिहासिक स्थान भी है और इसका भारतीय संस्कृति और परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अगली खबर पर चलते हैं। देखिए, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के बीपीएल समूह के संस्थापक टीपी गोपालन नाम्बियार का निधन हो गया है। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बीपीएल कंपनी के संस्थापक रहे हैं ये, और इनका भी हाल ही में देहांत हुआ है। ये सूचना कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपनी नज़र रखती है। जो चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट है सिल्क रोड वाला, ये जो बेल्ट एंड रोड, ठीक है, तो इसमें जो है ब्राज़ील ने अपना हाथ खींच लिया है। देखिए, इस खबर को पूरा लेते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो है ये कॉम्पिटिटिव स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्राज़ील सरकार ने संकेत दिया कि वह चीन की बेल्ट एंड रोड पहल BRI में शामिल नहीं होना चाहेगी, जिससे वह ब्रिक्स समूह ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का भारत के बाद दूसरा सदस्य बन जाएगा। ये पॉइंट करने वाली जो ब्रिक्स समूह है, किनका, ब्राज़ील, रूस, चाइना, भारत और साउथ अफ्रीका, ये भारत के बाद दूसरा, यानी भारत ने इसके संबंध में पहले ही इसको सिरे से नकार दिया था। किसको नकार दिया था? बेल्ट एंड रोड की जो इन्होंने स्कीम दी थी, सिल्क रोड वाली स्कीम दी थी, जिसने 2013 में शुरू की $1 ट्रिलियन की चीनी वैश्विक अवसंरचना परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ये 2013 में शुरू हुई थी बेल्ट एंड रोड। देखिए, मई 2017 में BRI से बाहर होने के अपने फैसले की घोषणा में भारत अधिक स्पष्टवादी था और उसने 3 मुद्दों को रेखांकित किया था। चलिए मुद्दों की चर्चा करते हैं। देखिए, गलियारा राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की अवहेलना करता है। तो कहीं ना कहीं भारत ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि ये जो अपनी प्राइवेसी है जो राष्ट्रों की, देशों की, उसको ख़त्म कर रहा है। विशेष रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा था, यह छोटी अर्थव्यवस्थाओं को कर्ज के जाल में और पर्यावरणीय खतरों में ढकेल देगा और इसमें पारदर्शिता की कमी थी, जो दर्शाता है कि भारत BRI के बड़े भू राजनीतिक उद्देश्य से सावधान था। तो कहीं ना कहीं जैसा कि जो POK है, पाकिस्तान ओरिएंटेड कश्मीर, वहाँ पर देखिए पाकिस्तान के कब्जे वाले एक परियोजना जिक्र कर दी, छोटी अर्थव्यवस्थाओं को किस में धकेल देगा? कर्ज के जाल में धकेल देगा और पर्यावरणीय खतरों में धकेल देगा। इसमें पारदर्शिता का अभाव है और भू राजनीतिक उद्देश्यों से भारत सावधान रहा। अब यदि चर्चा करें चाइना के इस बेल्ट एंड रोड पहल के उद्देश्य क्या रहे हैं, देखिए आधिकारिक रूपरेखा के अनुसार इस पहल के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं। देखिए, एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देशों के बीच गहरे संबंधों को बढ़ावा देना तथा देशों के बीच औद्योगिक संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करना। देखिए, जो चाइना ने जो कहा है वो तो यही है भाई, एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देशों के बीच संबंध स्थापित करना और औद्योगिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना। लेकिन इसमें जो राज होगा, कंट्रोल होगा, वो किसका होगा? जाहिर सी बात है चाइना का कंट्रोल होगा और जो विश्व परिदृश्य में उचित नहीं रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सभी देशों के बीच विविधता कारकों पर ध्यान केंद्रित करें और सभी देशों में स्वतंत्र, स्थिर और सतत विकास सुनिश्चित करें। एशिया, पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और मध्य पूर्व जैसे विभिन्न महाद्वीपों में व्यापार को विकसित करने के लिए प्राचीन रेशम मार्गों का विकास, व्यापारिक विकास के साथ साथ उन देशों की आर्थिक स्थिति में विकास हुआ। क्षेत्रीय सहयोग में अधिक अवसंरचना, निवेश और विकास सुनिश्चित करने के लिए चीन और अन्य देशों के साथ संपर्क में विकास, अन्य देशों के साथ व्यापार एवं कारोबार के लिए अधिक उन्नत स्तर की नीतियां बनाने हेतु राजनीतिक प्रभाव में विकास। तो चाइना का तो ये कथन है, उद्देश्य हमारा ही है। लेकिन आप ये बात समझिए, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो चलाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के काल में कि पूरे भारतवर्ष को जोड़ना है, तो सेम इसी तरीके से ये पूरे विश्व को जोड़ने की रूपरेखा चाइना द्वारा बनाई गई है। और ये सिल्क रोड जिसकी चर्चा करती है, रेशम मार्ग, तो ये प्राचीन मार्ग है। लेकिन अभी क्या है, स्थितियाँ इससे इतर हैं। स्थितियाँ इतर हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है इस रोड के माध्यम से अपना व्यापार, अपना व्यवसाय, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रयासरत हैं। आगे चलते हैं। देखिए, बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध
यह पहल अन्य देशों के साथ मजबूत औद्योगिक संबंध बनाने के लिए दो मार्गों के विकास को जोड़ती है। सिल्क रूट आर्थिक बेल्ट, यह बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक दीर्घकालिक दूरदर्शी परियोजना है। इस बेल्ट में विभिन्न देशों के बीच संपर्क बनाने के लिए 6 विकास गलियारे मौजूद हैं। सभी 6 गलियारे इस प्रकार हैं: नया यूरेशिया लैंड ब्रिज आर्थिक गलियारा, चीन मंगोलिया रूस आर्थिक गलियारा, चीन इंडोनेशिया प्रायद्वीप आर्थिक गलियारा, चीन मध्य एशिया पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा, बांग्लादेश भारत चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। तो इसमें ये नोट करने वाली बात है, देखिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। अब देखिए अभी पीछे जो श्रीलंका में जो अभी हुआ है, श्रीलंका में हुआ है और पाकिस्तान में जो है प्रयासरत है, तो कहीं ना कहीं इसमें चाइना की भूमिका संदेहपूर्ण है। और ये भूमिका अगर जो है इस मार्ग का निर्माण होता है और व्यापार के स्तर को चाइना अपने तरीके से डील करता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है अव्यवस्था में बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आगे चलते हैं। देखिए 21वीं सदी का समुद्री रेशम मार्ग, यह चीन को भारत, इंडोनेशिया, सोमालिया, मिस्र और कई अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से जोड़ता है। यह दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और कई अन्य देशों को भी जोड़। ये देखिए पूरा वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोजेक्ट है चाइना का, वो ये है। देखिए यहाँ ये भारतवर्ष है, ठीक है, और ये देखिए यहाँ किसको, श्रीलंका इधर जा रहा है, इधर कोलंबो से आपका इंडोनेशिया है, और ये म्यांमार, चाइना, ये पूरा इन्होंने पूरा ग्राफ पूरा बना रखा है पूरे विश्व को, सभी महाद्वीपों को एक साथ जोड़ने के लिए और व्यापारिक स्तर पर मजबूती देने के लिए इन्होंने बनाया। लेकिन अंतरिम उद्देश्य क्या है ये तो चाइना ही जानता है। नेक्स्ट जो शॉट आ रहे हैं देखिए, उसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतर्ग्रही आवास में जीवन का अनुकरण करने के लिए लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। तो ये महत्वपूर्ण विषय है विज्ञान एवं तकनीक से जुड़ा हुआ। और अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सौजन्य 5 और 6 नवंबर को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर का सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण खबर है। और वरिष्ठ IAS अधिकारी अलका तिवारी को झारखंड का नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी महत्वपूर्ण खबर है। आगे चलते देखिए अगले शॉर्ट पेज पर चलते। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। कहाँ पर करी है? लद्दाख के लेह में। और आगे चलते हैं। देखिए अतनु दास ने आपके स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सौजन्य से 5-6 नवंबर को एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और इधर अलका तिवारी को झारखंड का नया सचिव नियुक्त किया गया। ये 1988 बैच की अधिकारी रही हैं। चलिए इसको डिटेल देखते हैं। देखिए भारत ने धरती पर ही अंतरिक्ष का वातावरण बनाकर एक और इतिहास रच दिया। लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ हो चुका है। इस सफलता से गगनयान मिशन समेत इंसानों को चंद्रमा और मंगल पर भेजने और देश का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के महत्वाकांक्षी मिशन में भी मदद मिलेगी। इसरो ने एक्स पर एक ऑफिशियल पोस्ट करते हुए लिखा, भारत का यह पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह में शुरू हुआ है और यह मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर AAKA स्पेस स्टूडियो लद्दाख विश्वविद्यालय IIT बॉम्बे के सहयोग से और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के समर्थन से शुरू हुआ है। इस मिशन के तहत इसरो लेह में एक ऐसा स्थान तैयार किया गया है जहां अंतरिक्ष जैसा वातावरण है। इसके जरिए इसरो पृथ्वी से दूर अन्य खगोलीय पिंडों पर बेस स्टेशन में आने वाली चुनौतियों से निपटने की तैयारी को परखेगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर AAKA स्पेस स्टूडियो लद्दाख विश्वविद्यालय और IIT बॉम्बे तथा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, इनका कंबाइंड ऑपरेशन है। और ये उद्देश्य क्या है? सीधा सीधा है कि हमारी जो बेस स्टेशन पर जो चुनौतियाँ आती हैं उनसे निपटने के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया गया है। आगे चलते हैं। देखिए भारत के अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के थॉमस रूफल को 6-4 से हराया।
इससे पहले सेमीफाइनल में अतनु को फ्रांस के रोमेन फिचेट के खिलाफ 4-6 से हार का सामना करना पड़ा था। रोमेन ने रजत और इटली के एलेसेंड्रो पाओली ने स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में 31 देशों के 300 से अधिक तीरंदाज भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर क्यों जाती है, क्योंकि ये देखिए 31 देश सम्मिलित हुए जिसमें 300 से अधिक तीरंदाजों ने हिस्सा लिया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत के अतनु दास ने तीरंदाजी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। ये अतनु दास का पिक्चर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, बुद्धम शरणम गच्छामि संस्कृति मंगलाय अंतरक्षी बौद्ध संगठन के सौजन्य से 5-6 नवंबर को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया जाता था राजा महाराजा। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। सभी ने इतिहास यदि पढ़ा है तो जानते हैं उस चीज़ को। तो ये आयोजन अभी वर्तमान में हो रहा है। देखिए 5-6 नवंबर को हुआ ये, ठीक है, 2024, अशोक होटल न्यू दिल्ली। तो ये कहीं ना कहीं बौद्ध संप्रदाय समुदाय बौद्ध समाज के लिए महत्वपूर्ण रहा है। और आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए, बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध प्रसंग IBC के सहयोग से किया। और इसकी थीम क्या रही? थीम रही एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका। तो ये थीम रही इस कार्यक्रम की, एशिया को जोड़ने वाले धम्म सेतु पुल के रूप में भारत विषय पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। तो यह बौद्ध धर्म भारत और एशिया के बीच गहन अंतर संबंध पर बल देता है। तो अगर थीम की बात करें तो यहाँ पर एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका, और एक जो प्रदर्शनी आयोजित की गई उसका विषय ये रहा, एशिया को जोड़ने वाले धम्म सेतु पुल के रूप में भारत। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब अगर हम लोग IBC की बात करें तो देखिए स्पष्ट है कि IBC जो है वो एक बौद्ध छत्र संस्था है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो विश्व भर के बौद्धों के लिए एक साझा मंच के रूप में कार्य करती है। नवंबर 2011 में नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक बौद्ध समागम के बाद IBC को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत नवंबर 2012 में नई दिल्ली में पंजीकृत किया गया था, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। तो ये जो IBC है वास्तविकता में देखा जाए तो लीगली 2012 नवंबर में ये जो है पटल पर आया था। आगे चलते हैं। देखिए 1988 बैच की झारखंड कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी अलका तिवारी को झारखंड की मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। बता दें झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों 13 नवंबर और 20 नवंबर को होंगे। इसलिए 1988 बैच की अलका तिवारी वर्तमान में कैडर में सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी थी। ये तो स्वाभाविक है, वरिष्ठ भी थी और चुनावों के मध्य जो 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होंगे उसके चलते उन्हें फेरबदल करना जरूरी था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होने हैं, तो इसलिए अलका तिवारी वर्तमान के कैडर में सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इससे पहले चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्य सचिव लाल बिलायुकुल आंगा ख्यांते के कार्यकाल को 5 महीने के विस्तार के प्रस्ताव पर भी सहमति जताई थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है उसका, जिसके चलते अलका तिवारी को जो है ये वहाँ का पद दिया गया है। शॉर्ट के अगले पार्ट में चलते हैं। देखिए पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य नीति और योजना का शुभारंभ किया है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 392वीं बैठक बॉडी मीटिंग जिनेवा में आयोजित की गई, उसके बारे में जानेंगे। और तीसरा पॉइंट है कॉलिंस डिक्शनरी में ब्रैट को ये शब्द जो है बर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया और इसको जोड़ा गया है। तो ये तीनों खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कोलंबिया में पार्टियों के सम्मेलन की 16वीं बैठक में भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य नीति और योजना NBSAP का शुभारंभ किया। तो ये देखिए उससे संबंधित आपको चित्र भी दिया गया है। इस अवसर पर उन्होंने अद्यतन करने में भारत के संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। इस योजना के अंतर्गत पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने की कार्य नीति की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसके अलावा यह पारिस्थितिकी तंत्र बहाली प्रजातियों की
पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों और समुदाय संचालित संरक्षण प्रयासों के माध्यम से चुनौतियों का समाधान किया जाता है। अब आते हैं देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पर। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासकीय निकाय की 352वीं बैठक, ये ध्यान रखिए 352, ठीक है, जिनेवा में हो रही है। यह बैठक 28 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 7 नवंबर तक चली। तो 7 नवंबर तक ये चली। कब से चली? 28 से 7 नवंबर तक, ठीक है। बैठक के दौरान श्रम और रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने गरीबी के साथ सभी आयामों के बारे में महत्वपूर्ण प्रयासों में जीवन स्तर सुधारने की भारत की प्रतिबद्धता की जानकारी दी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार इन प्रयासों के कारण 24 करोड़ 80 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने बताया कि देश में वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान लगभग 17 करोड़ लोगों को आर्थिक गतिविधियों में शामिल करके रोजगार भी बढ़ाए गए हैं। अब यदि बात करें ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट त्रिपक्षीय एजेंसी है जिसके सदस्य सरकारें, कर्मचारी तथा कामगार हैं। इसकी स्थापना सन 1919 में वर्साइल की संधि के द्वारा हुई थी। ILO सामाजिक न्याय और सभ्य कार्य को साकार करने के लिए नीतिगत सुसंगतता बढ़ाने और संसाधन जुटाने के लिए साझेदारी करता है। विकास सहयोग कार्रवाई का एक प्रमुख साधन है जो लोगों की आजीविका को बेहतर बनाने और सभ्य और उत्पादक नौकरियों को उत्पादन करने में मदद करता है। अब आते हैं देखिए ब्रैट, ये जो दिया गया हुआ है ब्रैट, इसे 2024 में एक आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और सुखवादी दृष्टिकोण की विशेषता के रूप में पुनः परिभाषित किया गया है और इसे डिक्शनरी का वर्ष शब्द भी नामित किया गया है। तो ये जो कॉलिंस डिक्शनरी है UK की, उसमें इसे ब्रैट शब्द को शामिल किया गया। ब्रैट शब्द को क्यों शामिल किया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है, कमला हैरिस इससे कैसे जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखिए, डिक्शनरी ने स्पष्ट किया कि अंग्रेजी गायिका गीतकार चार्ली XCX के एक एल्बम के नाम से प्रेरित ब्रैट शब्द एक सांस्कृतिक घटना बन गया है जो दुनिया भर के लोगों के बीच गूंज रहा है। डिक्शनरी ने कहा, ब्रैट समर ने खुद को जीवन के एक तरीके के रूप में स्थापित किया है। यहाँ ध्यान रखिए, ब्रैट समर जो ये गाना था उनका, ठीक है। और यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ के दौरान भी अपनी छाप छोड़ी जब चार्ली XCX ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को ब्रैट कहा। तो कमला हैरिस को ब्रैट कह करके पुकारा गया था। हालांकि कमला हैरिस चुनाव हार चुकी हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति पद पर बैठ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमला हैरिस इस ब्रैट शब्द से जुड़ी हुई हैं। अब अगली खबर पर देखिए आते, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। हरियाणा के अंबाला में 4 नवंबर से वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण शुरू हुआ। ये ध्यान रखिए, पिछली बार ये आयोजन वियतनाम में हुआ था, इस बार ये भारत में ही हो रहा है। और अबू धाबी में 4 नवंबर से अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2024 की शुरुआत भी हुई है। तो इसके बारे में डिटेल लेते हैं। देखिए, विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वे मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन में आखिरी बार खेलेंगे। रिद्धिमान साहा ने वर्ष 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था। उन्होंने 40 टेस्ट और 9 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। साहा ने नेशनल मीडिया पोस्ट में कहा कि रणजी ट्रॉफी में आखिरी बार पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए सम्मान की बात है। तो रिद्धिमान साहा अवश्य ही बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए खेला हुआ है। और बात तो वही है भाई, विकेट कीपर एक ही चाहिए होता है, ठीक है। तो विकेट कीपर चूँकि एक चाहिए होता है, तो उस स्थिति में जो बेस्ट होगा उसे भारतीय टीम में चयनित किया जाता है। लेकिन उन्होंने देश की काफ़ी सेवा करी, सेवाएं दी, देश का नाम रोशन किया। इसके लिए जो है साहा जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। देखिए, भारत और वियतनाम सेना का द्विपक्षीय अभ्यास विनबैक्स हरियाणा के अंबाला में शुरू हुआ। अभ्यास का यह 5वां संस्करण 23 नवंबर तक अंबाला के चंडी मंदिर में होगा। दोनों देशों के बीच पिछले साल यह सैन्य अभ्यास वियतनाम में ही हुआ था, जो भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में एक प्रमुख मील का पत्थर है। यहाँ ध्यान रखिए, 5वां संस्करण है ये, ठीक है। नाम क्या है? विनबैक्स है। पेपर में अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार वियतनाम में हुआ था और इस बार जो है कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। देखिए, रक्षा मंत्रालय के अनुसार अभ्यास के इस संस्करण में दोनों देशों की सेनाओं और वायु सेनाओं के कर्मी पहली बार हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना की टुकड़ी में 47 कर्मी, जिसका प्रतिनिधित्व
कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक रेजिमेंट के साथ साथ अन्य शाखाओं और सेवाओं के कर्मी कर रहे हैं। समान दक्षता वाली वियतनामी टुकड़ी का प्रतिनिधित्व वियतनाम पीपल्स आर्मी के सैनिक करेंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत शांति स्थापना अभियानों में संयुक्त राष्ट्र दल के हिस्से के रूप में इंजीनियरिंग कार्यों को करने के लिए इंजीनियरिंग कंपनी और मेडिकल टीमों की तैनाती में दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ावा देना है। यहाँ ये ध्यान रखिए उद्देश्य क्या है, ठीक है। शांति स्थापना अभियानों में संयुक्त राष्ट्र दल के हिस्से के रूप में इंजीनियरिंग कार्यों को करने के लिए इंजीनियरिंग कंपनी और मेडिकल टीमों की तैनाती में दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ावा देने का उद्देश्य है इसका, ठीक है। अब अगली खबर पर आते हैं, अबू धाबी से आ रही है। देखिए, अबू धाबी में 4 नवंबर AP संयुक्त अरब अमीरात UAE ने ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए संकल्प के साथ अपनी वार्षिक तेल व गैस शिखर सम्मेलन की शुरुआत की। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, कहीं ना तेल उत्पादन में जो अरब देश हैं वो चरम पर हैं, आगे हैं, विश्व परिदृश्य में उनका स्थान महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने इससे संबंधित वार्षिक सम्मेलन और शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी की भी शुरुआत की। इसकी बैक स्टोरी को यदि जाना तो देखिए, UAE के पिछले साल संयुक्त राष्ट्र COP जलवायु वार्ता की मेजबानी के बाद अब यहाँ अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी व सम्मेलन का आयोजन किया गया। COP 28 के दौरान हुई वार्ताओं का समापन करीब 200 देशों द्वारा ग्रह को गर्म करने वाले जीवाश्म ईंधनों से दूर जाने के आह्वान के साथ हुआ था। हालांकि उक्त सम्मेलन में पहली बार इस संबंध में महत्वपूर्ण संकल्प भी लिया गया। तो और अगले एपिसोड में हम आपके लिए और अच्छी सूचनाएं लेकर के आएंगे, करंट अफेयर्स लेके आएंगे। और हमारा निवेदन है कि साथ ही आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें।